बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग, इसका कोड है 7707, उसका मई जून 2020 का पेपर 2 करेंगे। और पेपर 2 जैसा कि आपको पता है कि ये सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ हैं जो आपको कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी, जिसमें ओ लेवल अकाउंटिंग के पास पेपर्स हम कर रहे हैं। और इसमें जो विंटर 2020 का पूरा पेपर आपको मिल जाएगा, पेपर 2। और अब हम समर 2020 कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो था, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एट स्पोर्ट्स क्लब, ये हमने कर लिया है, ये आपको वहाँ मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो था इसका, वो था अमी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग। ये ट्रायल बैलेंस और सस्पेंस अकाउंट्स की ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं। अगर लेजर के बैलेंसेस दे दिए हैं तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, सस्पेंस अकाउंट्स की ट्रीटमेंट, उसका अकाउंट और उसकी जो करेक्टिंग एंट्रीज़ होती हैं वो कैसे होती हैं, ये हमने कर लिया। चीपो का जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वाला सवाल था, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है, जो आपको कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका ताल्लुक इन्वेंट्री मैनेजमेंट से है। इन्वेंट्री आपको पता है ओ लेवल अकाउंटिंग के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बड़ा हर साल रेगुलरली ये एग्जामिनर पूछता भी है। तो आज इसका हम जो देखते हैं क्या एग्जामिनर हमसे पूछता है और कौन सा कंसेप्ट जो है हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। रानी इज़ अ ट्रेडर, हर फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च को इसका ईयर एंड होता है। शी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हर 3 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री एट 31 मार्च 2020 के 3 किस्म की इसके पास इन्वेंट्री है और उसका उसने आपको बताया है। इन्वेंट्री ABC 3 क्लास हैं, उसकी नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं 110 यूनिट्स जो हैं ए इन्वेंट्री टाइप ए के पड़े हुए हैं, बी का जो है 85 यूनिट्स हैं और सी के जो है वो 90 यूनिट्स हैं। कॉस्ट पर यूनिट का मकसद है कि अगर हम ए की बात करें तो 17 रुपये पर यूनिट के हिसाब से इसकी कॉस्ट है, बी की 18 है और सी की जो है 15 है। सेलिंग प्राइस इसकी हम देखें तो ए हम 20 रुपये के अंदर पर यूनिट बेच रहे हैं, बी हम 19 के अंदर बेचते हैं और सी जो बेचते हैं वो $16 के हिसाब से बेचते हैं। साथ में उसने हमें ये भी दे दिया कि इस माल को जब हम 20 रुपये में बेच रहे हैं तो इस पर जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, अब सेलिंग एक्सपेंसेस डिफरेंट हो सकते हैं, लाइक कमीशन के पैसे हो सकते हैं, सेलिंग स्टाफ की तनख्वाहें रख लें आप, या इस माल को बेचने में जितनी भी कॉस्ट लगेगी वो सारी की सारी 2 रुपये, जैसे ए की बात करें तो 2 रुपये लग रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू एक कंसेप्ट होता है कि एक्चुअली इस माल को बेच के नेट कितना आपको रियलाइज़ होगा। तो देखिए, नेट रियलाइज़ तो ये है कि 20 रुपये में हम यूनिट ए को बेच सकते हैं, 2 रुपये इस पर कॉस्ट लग रही है, तो एक्चुअली ये कितने के अंदर कितनी हमें वैल्यू रियलाइज़ होगी अगर हम ए यूनिट को बेचते हैं, 1 यूनिट तो 18 रुपये, या 19 में से 1 रुपया माइनस करते हैं क्योंकि इस माल को बेचने में 1 रुपये की कॉस्ट लगेगी, तो ये बनते हैं 18 रुपये के हिसाब से। और इसी तरीके से सी जो है वो 16 रुपये का है, लेकिन इसकी सेलिंग एक्सपेंसेस जो है, सेलिंग एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया तनख्वाहें भी हो सकती हैं, कमीशन भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट भी हो सकती है, तो ये आपका जो बनता है ये बनता है 14 रुपीज़। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो आपकी ये आ गई। अकाउंटिंग का एक कंसेप्ट होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, उसे कहते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। आप अकाउंटेंट हैं, प्रूडेंस कंसेप्ट आपसे ये कहता है कि अगर आपके पास आपको प्रॉफिट नज़र आ रहा है तो उसे उस वक्त तक रिकॉर्ड ना करें। कंजर्वेटिज्म एक प्रिंसिपल है, कंजर्वेटिव रहें, प्रॉफिट को उस वक्त तक रिकॉर्ड ना करें जब तक वो एक्चुअल ना हो जाए। लेकिन अगर लॉस आपको एस्टिमेटेड भी है कि हो सकता है, तो उसको कंजर्वेटिव होके आप रिकॉर्ड कर लें। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं और आपको पता है आपको A+ आ जाएगा, तो नॉर्मली जो बिल्कुल ही कंजर्वेटिव लोग होते हैं उनसे पूछे होंगे कि हाँ जी पेपर बहुत अच्छा हुआ, तो वेट फॉर द एग्ज़ाम रिजल्ट। जब आ जाएगा A+ तो सबको पता चल जाएगा, क्योंकि ये होता है कि आप पहले दिन से अगर ये कह रहे हैं, ये भी एक स्टाइल होता है कि हाँ जी A+ आएगा, लेकिन अगर नहीं आया तो एम्बैरेसमेंट लोगों को फील होती है, तो एक कंजर्वेटिव रहने का स्टाइल है। वही ये वाला जो थ्योरी है कि आप कंजर्वेटिव रहें, वो सेम अकाउंटिंग के अंदर भी मोरलेस इसी कंसेप्ट के साथ इस्तेमाल होती है कि आपको लग रहा है कि अगर लॉस होने वाला है तो रिकॉर्ड कर दें,
और अगर प्रॉफिट है तो उस वक्त तक ना करें जब तक आपका प्रॉफिट रियलाइज़ नहीं हो जाता या हो नहीं जाता। तो अब इसमें क्या है कि अब देखिए इन दोनों वैल्यूज़ को आप कंपेयर अगर करें तो कॉस्ट तो हमें दी हुई है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमने निकाल ली, तो 17 को 18 से अगर कंपेयर करें तो इसकी कॉस्ट कम है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 17 रुपये। बी के अंदर अगर 18 18 दोनों ही एक हैं तो फिर तो 18 ये वाला ले, वो 18 ले लें, वो 18 ले लें, एक ही बात है। ये 15 है, ये 14 है, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा क्योंकि ये वाली नेट रियलाइजेबल वैल्यू आपकी कम है। तो इसका मकसद क्या है, कंसेप्ट हमें ये बताता है जब भी इस किस्म का सवाल आपको एग्जाम में दिया जाए तो आप कॉस्ट आपको दी हुई होगी, सेलिंग प्राइस है और सेलिंग एक्सपेंसेस, जो उस माल को बेचने में जितनी कॉस्ट लग रही है वो उसमें से माइनस करें, दोनों को कंपेयर करें, लोअर वाली वैल्यू जो है आप सामने रख दें। और फिर इन्वेंट्री को जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो हमेशा ये प्रिंसिपल याद रखें कि लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कि अगर कॉस्ट कम है तो उस पर रिकॉर्ड करें और अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम है तो फिर उस पर रिकॉर्ड करें। तो यहाँ अगर आप देखें तो केबी हमसे ये रहा है, कहता है कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ रानीज इन्वेंट्री एट 31 मार्च 2020। तो आपने देख लिया कि ए जो है उसकी वैल्यू 17 है और बी जो है वो 18 पे है और सी जो है वो 14 के ऊपर है। तो यहाँ आ जाते हैं, ये देखें वही नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो हमने निकाली वही उसने निकाल ली। तो ये 18 18 14 हो गया। लोअर ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट हमारी क्या है, अगर हम कॉस्ट यहाँ पर लिख दें कॉलम बना के, इस जगह पे ये कॉस्ट का हम कॉलम बना लें तो कॉस्ट हमारी क्या है 17 18 15। यहाँ आप बना लीजिएगा एग्ज़ाम में 17 18 15 ताकि आपको इन दोनों में कंपेयर करने में आसानी रहे। तो इन दोनों में से लोअर है 17 आ गया, 18 18 18 आ गया, 14 15 में से 14 आ गया। तो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू आपने निकाल ली। नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपको दिए हुए थे एग्जाम्स के अंदर, ये देखें ये सवाल में दिए हुए हैं नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपके 110 85 90। तो ये तीनों आपने लिखे, इसको इससे मल्टीप्लाई करा और ये आपने टोटल कॉस्ट आपकी कैलकुलेट हो गई। तो पहला पार्ट आसान था, पहले पार्ट में सिर्फ करना ये था कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कि कॉस्ट अगर कम है तो उस पर रिकॉर्ड होगी इन्वेंट्री, अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम है तो उस पर रिकॉर्ड होगी। नेट रियलाइजेबल वैल्यू भाई क्या होती है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ये होती है कि सेल्स में से, सेलिंग प्राइस में से जब मैं सेलिंग एक्सपेंसेस को निकाल देता हूँ तो वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू आती है। तो ये पहला पार्ट हमारा बड़े सिंपल तरीके से हुआ। तो आज हमने कंसेप्ट सीखा कि लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, की जो कॉस्ट कम होगी तो उस पर रिकॉर्ड होगी इन्वेंट्री और अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम होगी तो उस पर होगी। उन्हें कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद रख देंगे। आगे कहते हैं रानी लेटर डिस्कवर्ड, रानी को बाद में पता चला दैट शी हैड एन अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ आइटम डी, कि उसके पास एक आइटम डी भी मौजूद है। देखिए ऊपर सवाल में सी तक दिया हुआ है, कहती है बाद में उसको पता चला कि भाई डी एक आइटम दी है 31 मार्च 2020। दिस इन्वेंट्री ओरिजिनली कॉस्ट 1660। इस ओरिजिनल इन्वेंट्री की कॉस्ट थी 1660 रुपये। शी कंसिडर्ड दिस इन्वेंट्री टू बी अपसलीट, कि उसने फैसला किया कि ये इन्वेंट्री अपसलीट है। अपसलीट होने का मकसद ये है कि ये इन्वेंट्री इज़ नो मोर, आई मीन टू से, इन अ पोजीशन टू बी सोल्ड, कि अब ये बिकने के लायक नहीं है और इसका लॉस जो है वो कंपनी बियर करेगी। जब भी कोई इन्वेंट्री अपसलीट होती है और वो ख़राब हो जाती है, से फॉर एग्जांपल सपोज योर सेल्फ और रिटेलर, कि आप एक रिटेलर हैं, कोई एक शॉप चला रहे हैं, कोई एक मार्ट चला रहे हैं, उसमें कोई इन्वेंट्री ऐसी है जो ना बिक रही है और आपने देखा कि उसकी डिमांड भी नहीं है, वो अपसलीट हो चुकी है, अब बिकेगी भी नहीं, तो आप सोचें कि आपको वो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, तो डेफिनेटली आप कहेंगे भाई अब ये ज़ाया करना पड़ेगा माल और इसका वैल्यू भी मुझे कुछ नहीं मिल रही, तो बिज़नेस को एक तरीके का लॉस हो गया। तो ये लॉस है आपका। और लॉस क्यों है, क्योंकि इन्वेंट्री आपकी हो गई और उसकी डायरेक्ट हिट जो है वो इन्वेंट्री के ऊपर पड़ती है। इनकम स्टेटमेंट को हम डेबिट कर देते हैं और क्या करेंगे, अलाउंस फॉर अपसलीट इन्वेंट्री, इसको क्रेडिट कर देंगे। तो इसके ऊपर या जो इन्वेंट्री है अलाउंस, अगर आपका डी पूरे के पूरा है, अगर कुछ इन्वेंट्री में से कुछ पार्ट कर रहे हैं तो अलाउंस क्रिएट कर देते हैं। अब डी पार्ट अगर पूरे का पूरा ही आप कर रहे हैं तो इन्वेंट्री को फिर डायरेक्ट, अगर इन्वेंट्री अलग रिकॉर्ड है तो उसको कर देंगे कि इन्वेंट्री को आपने क्रेडिट कर दिया, तो राइट ऑफ कर दी इन्वेंट्री, अपसलीट इन्वेंट्री को। तो इसकी हिट बहरहाल इनकम स्टेटमेंट के ऊपर जो है इसकी पड़ती है। तो क्या होगा, पूछ भी हमसे यही रहा है कि एक्सप्लेन हाउ रानी हाउ द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ आइटम डी अफेक्टेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट को कैसे अफेक्ट करेगी, तो डेफिनेटली प्रॉफिट को अफेक्ट करेगी, बिकॉज
the inventory is no more, I mean to say, in a position to be sold, the business will take the hit कि बिज़नेस को इसकी हिट पड़ेगी और जो 1660 की कॉस्ट है इससे हमारा प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस होगा इस साल का जो हम बनाएंगे। तो ये हमने इन्वेंट्री का मामला आ गया। हम यहाँ अगर देखते हैं तो यहाँ पर रिक्वायर्ड बी में कहता है द नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज़ लोअर देन द कॉस्ट, सो आइटम डी शुड बी रिकॉर्डेड एट इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू इसकी ज़ीरो है क्योंकि ऑब्सोल्यूट हो चुका है, कोई इसकी वैल्यू बता नहीं रही है। देयर विल बी नो इफेक्ट, ये गलत है, देयर विल बी आई मीन टू से इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड एज प्रॉफिट विल रिड्यूस। इसको आप थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, ये आई थिंक प्रॉफिट इससे रिड्यूस होगा। मैं आपको बताता हूँ, देखें एग्जामिनर खुद भी आगे यही बात बता रहा है और वो प्रॉफिट इसका रिड्यूस होगा। कहता है एडवाइस रानी वेदर और नॉट शी शुड स्टॉप परचेजिंग आइटम डी, कि वो स्टॉप कर दे आइटम डी की परचेजेस को टू अवॉइड हैविंग ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री इन द फ्यूचर, ताकि ये ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री फ्यूचर में उसके पास ना आए। जस्टिफाई योर आंसर बाय प्रोवाइडिंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, के इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। तो देखिए एडवांटेजेस तो ये हैं, द ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री इज़ अ लॉस टू रानी इज बिजनेस। अब ये एडवांटेज क्या कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो आइडेंटिफाई करने का मकसद है आइडेंटिफाई करके आपको पता चला कि भाई ये लॉस है, शी विल विश टू अवॉइड सच लॉसेस। ये एडवांटेज है कि उसने आइडेंटिफाई कर लिया है और फ्यूचर में इस किस्म के लॉसेस से वो बच सकती है। देखें ये लॉस है बिजनेस का ना, ये खुद भी बता रहा है। तो प्रॉफिट आपका रिड्यूस होगा बी पार्ट में। सी पार्ट में जैसे इसने कहा कि ये लॉस है और ये इसके लिए एडवांटेज ये है क्योंकि ये आइडेंटिफाई इसने कर लिया है, तो आइडेंटिफाई का मकसद है इन फ्यूचर ये अवॉइड कर सकती है, ये इसको फ़ायदा है। होल्डिंग, इसके बाद इन्वेंट्री जब होगी तो बेसिकली स्टोरेज भी आपको चाहिए, वो माल रखेंगे कहाँ पे, तो स्टोरेज की कॉस्ट जो है, क्योंकि डी ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री है, आपकी स्टोरेज की कॉस्ट जो है वो अननेसेसरी बचेगी। और उसके बाद अगर ये इस आइटम को नहीं ख़रीदती है तो जो फंड्स अवेलेबल होगा वो कुछ ऐसे आइटम्स ख़रीदने के ऊपर वो फोकस करें जो बिक जाते हैं जल्दी। मॉनिटरिंग की, क्योंकि ज़्यादा इन्वेंट्री होगी तो मॉनिटरिंग करना मुश्किल है। अब अगर डी नहीं होगी तो मुझे सिर्फ 3 ही किस्म की इन्वेंट्री जो है वो अपने पास मॉनिटर करनी होगी। तो ये एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं तो डिसएडवांटेजेस के अंदर देखें कि नीड्स टू कंसिडर दैट इट मे बी रिस्की टू स्टॉक ओनली 3 ऑफ द 4 आइटम्स की। इसका एक रिस्क ये है कि बिज़नेस में देखिए समटाइम्स होता ही है बिज़नेस में, जैसे आप अगर मार्ट पर जाएं तो आप देखें कि वो डिफरेंट किस्म की चीज़ें रख रहे होते हैं, बच्चों की चीज़ें भी होती हैं, कुछ चीज़ें आपको देखकर लगेगा कि यार ये बिकती भी हैं या नहीं बिकती हैं, लेकिन वो क्या होता है कि कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो वो स्पेसिफिक वो चीज़ें उनको चाहिए होती हैं, वो आते हैं तो उसी चीज़ के बहाने वो दूसरी चीज़ें भी खरीदते हैं। बच्चों की चीज़ें हर स्टोर मार्ट में आपको नज़र आएंगी, मार्ट के अंदर रखी हुई। वजह ये होती है कि बच्चों को जब चीज़ें दिलानी होती हैं तो पेरेंट्स या जो भी साथ होते हैं वो क्या करते हैं कि वो उसके वो तो लेते ही लेते हैं, उसके बजाय और उसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें ख़रीदते हैं। तो ये देखना पड़ेगा रानी को कि इसकी जो डी आइटम है ये ऐसा तो नहीं है चलो अब ऑब्सोल्यूट हो गया, फ्यूचर में इसकी डिमांड तो नहीं आ सकती, और फ्यूचर में डिमांड आने के बाद कस्टमर जो इसको डी आइटम, ऐसा तो नहीं है कुछ कस्टमर जो आते ही इसको ख़रीद लेते हैं और इसके बहाने दूसरी चीज़ें भी ख़रीद रहे हैं। तो ये इसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं कि अगर ऑब्सोल्यूट कर रही है, इस आइटम को नहीं रखती है, तो उसको ये चीज़ें देखने के बाद फिर ये फैसला करना चाहिए। तो ये वाला पार्ट हमारा इस तरीके से हुआ। आगे आते हैं, आगे कहते हैं रानी अर्न्स एडवर्टाइजिंग इनकम बाय प्लेसिंग एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स इन हर शॉप विंडो। इसकी जो शॉप है उसकी विंडो एक है, उसके अंदर कोई भी कंपनी, कोई भी बिज़नेस अगर अपना एडवर्टाइज़ करना चाहता है तो ये बाकायदा उससे चार्ज करती है, पैसे लेती है। आपने देखा होगा अक्सर दुकानों के बाहर कुछ एडवर्टाइजमेंट आपको नज़र आती है, टू लेट के आपको बोर्ड भी नज़र आ रहे होते हैं, तो वो डेफिनेटली जिसकी प्रीमिसेस होती है, जिसकी जगह होती है, उसको भी उस इनकम का शेयर मिलता है। तो ये बिल्कुल अपनी विंडो को यूज़ कर रही है एडवर्टाइजिंग इनकम के लिए कि अगर कोई अपने बिज़नेस को मार्केट करना चाहे तो इसकी विंडो पे एडवर्टाइजमेंट कराए, लेकिन उसके एवज़ में इसको पैसे देने पड़ेंगे। द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेट टू द एडवर्टाइजिंग इनकम, ये रिलेट्स करती है, ये डिटेल है। ऑन 1 अप्रैल 2019 रानी हैड रिसीव $420 इन एडवांस, के रानी को $420 एडवांस के अंदर दिए हुए, यानी जिन लोगों ने इसकी विंडो में एडवर्टाइज़ कर रहे हैं उन्होंने एडवांस में इसको $420 दे दिए एंड $300 वाज ऑट टू हर, और $300 इसे उन लोगों से लेने हैं, कुछ लोगों से इसको लेने हैं, कुछ ने एडवांस दे दिए हैं। तो एक लाइबिलिटी हो गई इसके लिए, एक एसेट हो गया। जिन लोगों ने एडवांस के अंदर दे दिए हैं, हैड रिसीव 420 इन एडवांस, तो एडवांस तो लाइबिलिटी हो गई इसकी, और इसको जिन लोगों से पैसे लेने हैं वो इसका एसेट है।
तो $300 एसेट है और $420 जो है लाइबिलिटी है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 रानी रिसीव्ड चेक पेमेंट्स टोटलिंग $6,000। रानी को $6,000 जो है मिले एडवर्टाइजिंग इनकम की मद में, उसको ये चेक मिले हैं। शी डिसाइडेड टू राइट ऑफ द अमाउंट ऑफ $300 ड्यू टू हर। वो $300 जो इसे लेने थे कस्टमर से अपने, वो लोग जो एडवर्टाइज करा रहे हैं, वो इसने कहा कि नहीं मिलेंगे, उसको राइट ऑफ कर दिया। तो एक तो पैसे हमारे पास आए और एक राइट ऑफ का केस है। राइट ऑफ का केस तो बड़ा सिंपल हो जाएगा कि राइट ऑफ करते हुए हम क्या करेंगे, एसेट को राइट ऑफ कर रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर देंगे और एडवर्टाइजिंग इनकम का जो अकाउंट है उसको क्रेडिट कर देंगे। पैसा अगर आ रहा है तो बैंक को डेबिट करेंगे, एडवर्टाइजिंग इनकम को क्रेडिट कर देंगे। बाकी बैलेंसेस हमें दिए हुए हैं। ऑन 31 मार्च 2020 रानी हैड रिसीव $500 इन एडवांस। कि 31 मार्च की पोजीशन ये थी कि वहाँ एडवांस के $500 आए हुए थे, $500, और बाकी $400 जो है वो बेसिकली इसको कस्टमर से लेना था। तो देखिए आसान है, कहता क्या है मैं आपको समझाता हूँ बड़े आसान तरीके से। कहता है प्रिपेयर द एडवर्टाइजिंग इनकम अकाउंट इन द लेजर ऑफ रानी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2020। देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए कि भाई एसेट कौन सा है, लाइबिलिटी कौन सी है। एसेट का नॉर्मल बैलेंस कौन सा होता है, लाइबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस कैसा होता है। ये जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है इसमें 420 आपका एसेट, 420 आपकी लाइबिलिटी है, ये क्रेडिट साइड पर चली जाएगी लेजर के, और $300 आपका एसेट्स था क्योंकि आपको कस्टमर से पैसे लेने हैं, तो ये आपका एसेट बन जाएगा, डेबिट साइड पर चला जाएगा। तो जब एडवर्टाइजिंग इनकम बना रहे होंगे तो एक आपका क्रेडिट साइड पर बैलेंस है, ये 420 जो है ये लाइबिलिटी है, क्रेडिट साइड पर आ गई, और $300 जैसा कि मैंने बताया था कि ये डेबिट साइड पर एसेट आ गया। बैंक से आपको $6,000 मिले, उसको यहाँ पर लिख दें। इसने राइट ऑफ किया है 300 का, मैंने आपको एंट्री बताई कि इररिकवरेबल डेट्स को डेबिट करके आपने एडवर्टाइजिंग इनकम को $300 जो इसको कस्टमर से लेने थे नहीं मिलेंगे वो क्रेडिट कर दिया आपने, और बैंक जो पैसा आया था बैंक डेबिट एडवर्टाइजिंग इनकम, क्योंकि हम एडवर्टाइजिंग इनकम का अकाउंट बना रहे हैं। और उसके बाद बैलेंस सीडी देखें, 2 बैलेंस सीडी आपने बताए, एक इसने एसेट बताया है आपको, एक लाइबिलिटी बताइए। एसेट क्या है, हेड रिसीव्ड इन एडवांस के $500 जो है वो एडवांस में रिसीव करे हैं इसने, और $400 जो है वाज ओड टू हर। तो हम क्या करेंगे कि एसेट का बैलेंस आपको पता है डेबिट साइड पर आएगा, तो ये एसेट का बैलेंस जो है वो यहाँ आ गया बैलेंस सीडी। ये $500 का बैलेंस हो गया आपका। देखें $500 क्या है, ये लाइबिलिटी है। देखें हेड रिसीव 500 इन एडवांस, तो $500 एडवांस में ले लिए, तो ये लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस का मकसद क्या है कि बैलेंस सीडी डेबिट साइड पर आएगा, और जो एसेट है वो क्योंकि डेबिट साइड डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट का जब भी आप ईयर एंड के ऊपर या मंथ एंड पे जो भी आपका अकाउंट है, जब आप एसेट का बैलेंस करेंगे तो वो क्रेडिट साइड पर आएगा। तो देखिए 400 आपका एसेट है ये वाला जो आपको कस्टमर से पैसा लेना है, और 500 लाइबिलिटी है। तो एसेट का डेबिट बैलेंस जो है वो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पर आएगा। तो 400 देखें क्रेडिट साइड पर आ गए, और जो लाइबिलिटी थी 500, ये बैलेंस कहाँ आएगा, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है इसलिए ये डेबिट साइड पर आएगा। ये देखें यहाँ आ गया। अब बीडी क्या बनेगा, देखें बीडी क्या, ये सीडी वाला जो है वो यहाँ बीडी बन जाएगा आके, और ये जो डेबिट साइड पर है ये क्रेडिट साइड पर चला जाएगा। ये ओपनिंग के अंदर देखें हुआ है, इसको टाई बैक करें ना, ये देखें लाइबिलिटी 420 थी ना, ये 420 लाइबिलिटी थी, तो हमने क्या करा था कि हमने इसका बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड के ऊपर लिखा था। तो देखें अब लाइबिलिटी 500 है, तो देखें दोनों यहाँ से टाई बैक हो गए। ये एसेट था हमारा 300 साल के एंड में, एसेट कहाँ आया, देखें ओपनिंग बीडी आ गया। तो 2 बैलेंसेस आपको दिए हुए हैं, इसमें सिंपल कंसेप्ट ध्यान में रखें कि एसेट का बैलेंस कौन सा होता है, लाइबिलिटी का बैलेंस कैसा होता है, ओपनिंग और एंडिंग का आपको पता होना चाहिए कि अगर एसेट का ओपनिंग बैलेंस आएगा तो डेबिट साइड पर आएगा, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर आएगा। देखें ये एसेट का बैलेंस जो है डेबिट साइड पर आया, ये लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट साइड के ऊपर आया। लेकिन जब एंडिंग बैलेंस की बात करेंगे तो एसेट का बैलेंस जो है सीडी क्रेडिट साइड पर आएगा, देखें क्रेडिट साइड पर आया, और लाइबिलिटी का बैलेंस डेबिट साइड पर आएगा। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है, इसको आप जहन के अंदर रखिएगा। यही कंसेप्ट है जो एग्जामिनर ने आपका चेक किया है। यहाँ अक्सर बच्चे गलतियाँ करते हैं, तो मैं आपको सिंपल लफ्ज़ों में जो समझा रहा हूँ वो जहन में रिपीट करें कि एसेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, लाइबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। अगर हम लेजर बना रहे हैं
तो ओपनिंग बैलेंस जब किसी एसेट को करेंगे, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे तो एसेट है तो डेबिट साइड पर लिखेंगे और लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। जैसे हमने देखें ये 300 और 420 लिखा था कि 300 एसेट था डेबिट साइड पर लिखा और 420 लाइबिलिटी था क्रेडिट साइड पर लिखा। लेकिन अगर हम ईयर एंड की तरफ, ईयर एंड की बात कर रहे हैं, तो ईयर एंड का अगर उसने हमें डेबिट बैलेंस दिया है तो फिर बैलेंस शीट ही क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। देखें यहाँ लिखा हमने। और लाइबिलिटी का अगर बैलेंस दे रहा है ईयर एंड पर तो वो डेबिट साइड पर सीडी बनेगा और ये सीडी बीडी बन जाएगा रिवर्स में। अगर क्रेडिट डेबिट साइड पर सीडी है तो बीडी बनेगा डेबिट साइड पर, और अगर क्रेडिट साइड पर सीडी है तो बीडी बनेगा डेबिट साइड पर। ये अगर आप जहन में रखें तो ये आपका, और फिर इन दोनों का डिफरेंस आपने निकाला तो वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर 6320 ये जो इनकम नज़र आ रही है ये इनकम आ गई पीछे। क्योंकि देखें डेबिट और क्रेडिट इक्वल होने चाहिए, बैलेंसेस उसने दे दिए हैं, आप लेजर का बैलेंस करें, जो भी डिफरेंस आया उसको इनकम स्टेटमेंट का हवाला दे के लिख दें। ये इनकम स्टेटमेंट का हवाला दे के आप लिख रहे हैं, ये शो हो रहा है कि इस साल की जो इनकम है रानी की वो 6320 है, ये इनकम है इसकी। देखें ये इस तरीके से आपने एडवर्टाइजिंग इनकम अकाउंट बना लिया, बैलेंसेस करने सीखे आपने, किस तरीके से निकलता है ये आपने देख लिया। अब हम आते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ कि अगला हमसे क्या कहता है। ये कहता है एक्सप्लेन टू रानी द इफेक्ट ऑफ ऑन ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ रिकॉर्डिंग सेल्स ऑफ इन्वेंट्री एज एडवर्टाइजिंग इनकम। अब देखिए सेल्स ऑफ इन्वेंट्री तो असल में क्या करते हैं आप, ये तो सेल्स रेवेन्यू होता है ना, सेल्स में से लेस करते हैं आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करते हैं एक्सपेंसेस तो नेट प्रॉफिट आ जाता है, नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, और इसके अंदर फिर ऐड करते हैं अदर इनकम। क्योंकि इसका काम जो है, जैसे यहाँ हमारे पास एडवर्टाइजिंग है तो अदर इनकम नीचे आती है, ग्रॉस प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनती। अब क्योंकि इसका असल बिजनेस थोड़ी है एडवर्टाइजिंग है, तो इसकी शॉप है, उसके बाद उसके बाहर उसकी जो खिड़की है, विंडो है, वो यूज़ कर रही है ये एडवर्टाइजिंग इनकम के लिए। असल तो काम इसका रिटेलर है, कुछ और बेचती है, चीज़ें बेचती है, जैसे हम देख कर आ रहे हैं। तो इसलिए अगर वो एडवर्टाइजिंग सेल्स ऑफ इन्वेंट्री को एडवर्टाइजिंग इनकम में करेगी तो ग्रॉस प्रॉफिट इसका रिड्यूस हो जाएगा, अंडर स्टेटेड हो जाएगा, जो सही नहीं है। इसको सेल्स ऑफ इन्वेंट्री को एज ए सेल्स ही रिकॉर्ड करना चाहिए। तो सेल्स ऑफ इन्वेंट्री आर इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, एडवर्टाइजिंग इनकम इज इंक्लूडेड एज अदर इनकम after the calculation of gross profit. If sales inventory are included as advertising income, the gross profit will be understated, कि वो अंडरस्टेटेड हो जाएगा, जो सही नहीं है। तो इसको सेल्स ऑफ इन्वेंट्री को एज ए सेल्स ही रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ये था मेरा ख्याल है। देखते हैं आगे कुछ पूछ रहा है आपसे, ये ख़त्म। तो ये हमने फिर क्वेश्चन नंबर 4 आज हमने देखा। 4 जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेट करता था, और अब इसके क्योंकि हम आगे सवाल करते रहेंगे, नेक्स्ट मेरा जो लेक्चर है वो अगला वाला क्वेश्चन होगा और वो लास्ट है, आई थिंक कंपनी अकाउंट से रिलेट करता है, तो फिर हम वो पढ़ेंगे। और क्योंकि हम पास्ट पेपर्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली और भी क्वेश्चंस हम करेंगे उसमें, ये कंसेप्ट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हर का जो पेपर, जो कंसेप्ट है, जो सिलेबस का पार्ट है, कहीं ना कहीं एग्जामिनर चेक कर रहा होगा। तो अगर आप इन पास्ट पेपर्स की वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं तो आपके ना सिर्फ जो कंसेप्ट्स हैं वो फ्रेश होंगे, बल्कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता और आप शुरू से ये चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं तो भी बिलीव मी कि आपकी अकाउंटिंग का पेपर बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। तो कंटिन्यू वॉचिंग दीज वीडियोज़, और ये नॉलेज जो हम स्प्रेड कर रहे हैं इसको अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। हेल्प अस इन रीचिंग आउट मोर पीपल, मोर स्टूडेंट्स। आई वुड पर्सनली अप्रिशिएट यू कि आप अगर ये काम करें कि इसको फैलाएं, इस नॉलेज को, और थोड़ा आप हेल्प करें हमें इसमें। क्राचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे डिफरेंट टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं, बिजनेस स्टडीज़ के, मैथमेटिक्स के, उर्दू के, और डिफरेंट साइंस के सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को रेफ़र करें, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो बताएं, कुछ अगर समझ में नहीं आया तो बताएं। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।